Okay. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? वालेकुम सलाम। यस मैम। Okay. So before we are going to start it, ठीक है। वैसे तो आज हमारा प्राइवेसी का टॉपिक है, प्राइवेसी इन एमएल। बट आई रियली वांट टू नो कि आप में से कितने लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता है, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड, तो जो बिगनर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ एमएल स्टार्ट की है, हाउ मच डू दे नो? सही। तो कुछ ओके। ओके, सो आप में से कौन डिफाइन करेगा कि टारगेट वेरिएबल, व्हेन वी यूज दिस टर्म, तो हमें क्या मुराद होता है टारगेट वेरिएबल से? इससे मुराद वो होता है जो हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे थे, जिसको हमने जिसकी बेस पे डिसीजन करते हैं। जैसे इसकी फाइनल आउटपुट क्या होगी, मतलब यस या नो, ट्रू और फॉल्स, यस। उसको टारगेट वेरिएबल बोलेंगे। यस, दैट्स गुड। यस, हम फ्यूचर जो काउंट भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे ना। जैसे मतलब अगर ये चीजें जाके इसको मतलब डिसाइड करेंगी, तो वो सारे मतलब फीचर्स होंगे, इनपुट फीचर्स। यस, हाँ जी बिल्कुल। यानी फर्ज करें कि मैंने हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करवाना है कि हाउस की प्राइस क्या होगी, और उसमें मैं नंबर ऑफ रूम्स का बता रही हूँ। ठीक है, ये एक मैंने फीचर दिया हुआ है, कॉलम है। एक कॉलम ये है कि उसमें उसका एरिया कौन सा है जिसमें वो मौजूद है। ठीक है, इस तरह से और भी दो चार, या नंबर ऑफ स्टोरीज कितनी है। ठीक। तो ये दो चार मैंने इसमें लिखे, और उसके बाद मैं प्राइस को प्रेडिक्ट करवाने के लिए ये कॉलम है प्राइस का। तो ये जो अगर मैं प्राइस प्रेडिक्ट करवा रही हूँ, तो ये क्या होगा? टारगेट वेरिएबल। ठीक है, और इन 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 कॉलम्स को फीड करवा के इनकी बेस पर प्रेडिक्ट करवा रही हूँ, तो ये हमारे इनपुट फीचर्स हैं। राइट। अच्छा, अब हम जब कहते हैं कि अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की जब हम डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें जो टारगेट है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि लेबल्स नहीं है। एक ये वर्ड हम यूज करते हैं कि नो लेबल्स इन एम इन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो उससे क्या मुराद है? इसके बारे में कौन बताएगा, इलेबोरेट करेगा कि व्हेन वी से देयर आर नो लेबल्स इन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, व्हाट डज दिस मीन? मैं बता दूं। यस, यस, श्योर। मैम, नो लेबल का मतलब ये कि जैसे अगर पिक्चर देते हैं ना कैट की, तो उसको बताते हैं कि ये कैट है, इनके लेबल दे दिया हमने कि ये अगर इनपुट है तो उसकी आउटपुट ये होगी। नो लेबल में हमें पता नहीं होगा कि जैसे अगर कैट है तो सर ये नहीं बताएंगे कि कैट है या नहीं है। उसके खाली हम इनपुट दे देंगे, वो खुद ही पे डिसाइड करता है। इसलिए हम उसको नो लेबल्स का नाम देते हैं, मतलब उसको कोई पता नहीं होता हमें। मैम सो ये सिंपली ये है कि ये पैटर्न के बेस में इस पे मतलब लर्न किया करवाया जाता है मशीन को। मतलब पैटर्न के बेस पे लर्न करती है। यस, पैटर्न की बेस पर लर्न करती हैं। व्हेन वी से नो लेबल्स, सही। मैसा ने भी बिल्कुल ठीक यहाँ पे बताया कि क्लस्टर कर रहे होते हैं ना। ठीक है, कैटेगराइज कर रहे होते हैं न्यू इंस्टेंसेस में। ठीक है। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली सबको पता है, लेकिन असल में व्हेन वी से नो लेबल्स, लाइक इसका डायरेक्टली मतलब क्या बन सकता है, बाकी जो लोगों को नहीं पता, जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे, उनके लिए भी, कि फर्ज करें कि अब एक डाटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मल्टीपल कह लें कि मेरे पास सॉक्स हैं। ठीक है, सॉक्स के पेयर्स हैं। लेट्स सपोज ये सॉक्स हैं। ठीक है, जराबें। ठीक है, तो अब इसमें से कोई रेड है, कोई हो सकता है कि ब्लैक हो। ठीक है, और कुछ कुछ हो सकता है कि वो ग्रीन हो, दो चार ग्रीन है और एक दो ब्लैक है। ठीक। तो अब जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग होगी ना, उसमें क्योंकि टारगेट वेरिएबल होता है, और उस टारगेट वेरिएबल के अंदर लेबल्स, लाइक हमें पता होता है कि ये एक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, कि एक ब्लैक कैटेगरी है। सही। एक ब्लैक है, एक ग्रीन है, और इस तरह से वो उसे पता है। ठीक है, ब्लैक कैटेगरी है, ग्रीन कैटेगरी है, और एक वाइट कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल ये वाइट बनाते हैं, इसको रेड रहने देते हैं। ठीक है, तो उसे पता है कि ये एक वाइट कैटेगरी है, तीन कैटेगरीज हैं। ठीक है, तीन लेबल्स हैं इस कॉलम के अंदर। ठीक है, और वो प्रिडिक्ट कर देगा कि कौन सी कलर की ये, या कौन सी कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। ठीक। अब अगर अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करें, सो वी लेबल्स आर काइंड ऑफ बास्केट्स। ठीक है, कि हमने उसमें बास्केट्स में
ओके सो ये ओके सो लेबल्स आर काइंड ऑफ बास्केट, जैसे मैंने पहले वो बताया था कि ठीक है वो लेदर रहता है। जो भी मैंने सॉक्स बनाई हुई है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये यहाँ पे चले गए। ठीक, तो बास्केट से मुराद ये है कि वो लेदर लेदर कैटेगरीज बनी हुई है, ठीक है, उसमें मतलब वो उसमें वो सॉर्ट करके डाल देगा सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। तो लेकिन और इसमें अगर सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करें तो इन सब बास्केट्स के नेम ऑलरेडी डिफाइन है कि ये इसमें ब्लैक वाली आएगी, इसमें ग्रीन वाली, इसमें वाइट वाली। लेकिन अनसुपरवाइज के केस में वी डोंट हैव एनी लेबल्स, ठीक है। तो अब वो जो कैटेगराइज करेगा, हो सकता है वो इसकी साइज की बेस पे कैटेगराइज कर दे कि ये इस तरफ स्मॉल वाले सारे को सारों को अलहदा कर दे, और इस तरफ लार्ज वालों को सबको, और इस तरफ मीडियम साइज की जो सॉक्स हैं उनको अलहदा कर दे। या हो सकता है कि वो कलर की बेस पे भी कर दे, ठीक है, कलर की बेस पे एक साइड पे सारे वाइट को क्लस्टर कर दे, एक साइड पे सबकी जो ग्रीन को, और एक साइड पे ब्लैक वालों को क्लस्टर कर दे। सो यहाँ पे लेबल्स ना होने की वजह से वो जो कैटेगराइज करेगा, ठीक है, वो किस किस तरह से करेगा कि वो अपने हिसाब से फिर पैटर्न को देखेगा, बिकॉज हमने पहले से लेबल्ड बास्केट्स नहीं दी हुई। सुपरवाइज में पहले से ही लेबल, जब हम कहते हैं लेबल है, यानी कि कह लो कि हमने वो नेम्ड बास्केट्स दी हुई है कि इस साइड में सिर्फ ब्लैक वाले हैं, इस साइड वो लेबल्स पहले से हमें पता है। वो उसमें कॉल, क्योंकि हमने टारगेट वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी वो लेबल्स कैटेगरीज पता है कि ये कैटेगरीज ही हैं। तो उसी उसी में वो यहाँ से डाल उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में ले रहा होगा वैल्यूज को। लेकिन यहाँ पे कोई कैटेगरी, क्योंकि हमें लेबल नहीं पता होता, कोई टारगेट वेरिएबल भी नहीं है हमारे पास, तो वो अब अनसुपरवाइज के केस में वो खुद देखेगा कोई ना कोई पैटर्न, और उस बेस पे हो सकता है वो फैब्रिक की बेस पे, अगर कोई डाटा फैब्रिक का उसमें मौजूद है तो फैब्रिक की बेस पे कर देगा, कॉटन की है या लाइनोन की है या वट, ठीक है। तो इस तरह से भी वो कैटेगराइज कर सकता है, या वूल की है, वट एवर इट इज, ठीक। तो मल्टीपल कैटेगरीज हो सकता है, एक बनाए या दो बनाए, जो भी। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में वो पैटर्न जो क्लस्टरिंग करेगा, फिर वो उसमें लेबल्स ना होने की वजह से वो कोई भी इसमें चूज कर सकता है। ओके, सो ये एक जेनेरिक जो है इस चीज का मतलब है कि व्हेन वी से देयर आर नो लेबल्स इन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। गॉट इट? Excuse me, ma'am. यस। Uh, can you please repeat that? Sorry, I didn't get that point. ओके सो आई वाज जस्ट टेलिंग कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में लेबल्स नहीं होते, एंड देयर इज नो टारगेट वेरिएबल, राइट। तो यानी लेबल्स ना होने का मतलब ये भी है, एक बिल्कुल आसान से अल्फाज में, कि ना इट डजंट नो कि कौन सी कैटेगरीज मौजूद है जिनमें उसने उसको डाटा को डालना है। तो वो कैटेगरीज, अब वो जब कैटेगराइज करेगा सुपरवाइज मशीन लर्निंग के केस में, तो वो टारगेट वेरिएबल के अंदर हमें वो कैटेगरीज पता होती हैं, ठीक है, तो उन्हीं में उसे पता है कि ब्लैक, ग्रीन और वाइट में कैटेगराइज कर देना है। लेकिन अनसुपरवाइज के केस में बिकॉज लेबल्स नहीं है, तो हो सकता है कि वो इसको साइज की बेस पे कर दे, उसको साइज का फीचर ज्यादा लगे कि उसकी बेस पे ज्यादा अच्छा आइडेंटिफाई हो रहा है। तो हो सकता है कि वो जो साइज का कॉलम अगर वहां पे डाटा में अवेलेबल है, तो उसी को पिक करे और उसकी बेस पे कैटेगरीज बना दें। हो सकता है कि वो सिर्फ दो कैटेगरीज ही हो, स्मॉल एंड लार्ज, और वो उन्हीं को ले मीडियम हो ही ना, ठीक है। तो वो इन दोनों की बेस पे कैटेगराइज कर, मतलब क्लस्टरिंग कर दें डाटा की, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो उसमें लगे कि बाकी कलर का फीचर से क्लस्टरिंग हो सकती है, तो इसमें वाइट, ग्रीन और ब्लैक तीन इस तरह के क्लस्टर्स बना दें। या फिर हो सकता है कि फैब्रिक का कॉलम हो, या मतलब कोई भी वो फीचर फिर जो उसे बेस्ट फिट लग रहा होगा, ठीक है, उसको लेके उसमें से क्लस्टरिंग करेगा। जबकि मतलब हो सकता है कि अब सेम डाटा है इसमें, ठीक है, सुपरवाइज के केस में वो तीन फीचर, तीन कैटेगरीज आएंगे, लेकिन अनसुपरवाइज के केस में क्लस्टरिंग कैन बी ऑन एनी ऑफ on any of these features because there is no label. Thank you, ma'am. Okay, welcome. ओके सो ओके सो ये बिल्कुल जेनेरिक सा था। ऑफ कोर्स काफ़ी पार्टिसिपेंट्स की पहले से हो सकता है आइडिया हो, मगर द थिंग इज के यूजुअली इन टर्मिनोलॉजीज को हमें डिफाइन करना नहीं आ रहा होता, या हमें एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा होता, सो इट इज आल्सो क्रूशियल टू नो। ओके, तो ये चीज़ एक क्लियर करनी थी। इसके अलावा टेक्स्ट, अगर हम मशीन लर्निंग के वर्क फ्लो की बात करें,
तो मशीन लर्निंग का जो वर्क फ्लो है, बिकॉज आगे हम लोगों ने इन चीज़ों को ज़रा देखेंगे प्रॉपरली प्रैक्टिकली, बट आई रियली वांट टू गिव यू एन आइडिया कि एग्जैक्ट वर्क फ्लो कैसे होगा। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं मशीन लर्निंग में अगर हम वर्क फ्लो की बात करें? अ, जी। मैम इसमें एक्चुअली सॉरी, यस। मैं कंटिन्यू। यस यस श्योर। या इसमें मैम इनपुट डाटा पहले हम प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक है। और फिर उसमें जो है हम लेयर्स डिफाइन करते हैं जो हिडन लेयर्स होती हैं। लाइक हमने कितनी जो है हिडन लेयर्स डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो डिज़ाइन करनी है कि कितनी लेयर्स होनी चाहिए। देन में हम उसको जो है हम वेट्स एंड वॉइसेस जो है वो ऐड करते हैं। और फिर जो है उसका आउटपुट को देखते हुए फिर हम बैक ड्रॉप करते हैं कि अगर हमारा आउटपुट जो है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको बैक ड्रॉप पोजीशन करके तो फिर हम उसको जो है वो करते हैं। इज इट? ये आप किसी और यस। तरफ निकल गए हैं। मतलब ये बेसिक तो है, लेकिन मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो हमने पहले भी 2-3 दफा डिस्कस किए हैं। तो अ, अगर कोई और बताना चाहे ये भी ठीक है, लेकिन आप देखेंगे बाकी क्या बताते हैं और उससे फिर आपको भी आइडिया होगा। सर वो तो ऑलरेडी हमारा डिस्कस हो चुका हुआ है कि उसमें हम डेटा जो है एक्वायर करते हैं पहले, फिर उसमें जो है वो मॉडल की सिलेक्शन होती है, फिर वैल्यूएशन। सॉरी, आई थॉट कि आप ऑपरेशंस के जो है नहीं नहीं मशीन वो लर्निंग सही है। नहीं नहीं मैंने वर्क फ्लो के लिए भी पूछा था, वर्क फ्लो इज फाइन ठीक है। हाँ अलबत्ता लाइक यू आर गेटिंग इनटू डेप्थ एंड आई फेल्ट लाइक कि अब डीप लर्निंग के बीच में मिक्स वो वर्क फ्लो जो है ना जो जेनेरिक होता है उसकी तरफ भी जा रहे हैं। तो एनी हाउ जो मशीन लर्निंग की अगर सिंपल वर्क फ्लो की बात कर रहे हैं, लेवल्स जो थे डेफिनेटली जो स्टेजेस थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी जैसे। तो डाटा कलेक्शन से लेके इवैल्यूएशन तक, लेकिन अगर मशीन लर्निंग के स्पेसिफिक वर्कफ्लो की बात करें तो उसमें हम यस डाटा एक्विजिशन, ईडीए, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, मेंटेनेंस, यस दैट्स आल्सो फाइन। यस दैट्स फाइन। ठीक है। तो और मशीन लर्निंग में जो मेजर स्टेप्स हैं, लाइक हमारे पास पता है कि रॉ डाटा है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, जैसे सर ने भी सर हजरत ने भी पॉइंट आउट किया कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। ऑफ कोर्स वो स्टेजेस से ही मिलता जुलता है यहाँ पे स्टेप्स हैं वर्क फ्लो में। तो एक्सट्रैक्ट फीचर्स। अब इसमें एक चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम भी क्लास में एक हमारे पार्टिसिपेंट ने पॉइंट आउट की थी कि डीप लर्निंग और इसमें मेजर डिफरेंस ही मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का यहाँ से आता है कि हमें क्यों जरूरत पड़ी डीप लर्निंग की, क्योंकि यहाँ पे हम मैनुअल फीचर्स एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं। यस सर जाहिद रशीद, यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ। सॉरी मैम। ओके। तो जब आप रॉ डाटा देते हो तो आप डायरेक्टली उससे अप्लाई नहीं कर सकते, यू हैव टू फाइंड आउट के कौन से फीचर्स ऐसे हैं। अगर मैं सारे ही फीचर्स दे दूंगी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे थे जो कि मेरे काम के नहीं भी थे और मैंने उसको मॉडल को दिया तो उससे अब मेरी मॉडल की परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स डाउन जाएगी। तो वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द रेलेवेंट फीचर्स। अगर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनको कंबाइन करके एक नया फीचर बनाया जा सकता है वो भी कर लेते हैं। नया फीचर इंजीनियरिंग भी बीच में हो रही होती है, फीचर सिलेक्शन भी हो रही होती है। ठीक है। ये सारे स्टेप्स हम करने के बाद जो हमारे पास फाइनल फीचर्स आते हैं उसमें से हम अ, ठीक है डाटा को स्प्लिट करते हैं। डाटा को स्प्लिट कर रहे हैं तो मतलब ट्रेनिंग डाटा अलग कर लेते हैं और टेस्टिंग डाटा अलग कर लेते हैं। मतलब यूजुअली जैसे अगर मैं 80-20 का रखती हूँ तो 80% डाटा मैंने ट्रेनिंग में दे दिया और 20% डाटा को मैं टेस्टिंग में ले आई। ठीक है। उसके बाद मैं मॉडल को वो डाटा दूंगी और फिर जो मेरे पास टेस्टिंग डाटा आया होगा, ठीक है, 20% टेस्टिंग डाटा जो मेरे पास मैंने अलग रखा हुआ था जो मैंने मॉडल को नहीं दिखाया, ठीक है, वो अब मॉडल के लिए अनसीन हो गया। तो ये अनसीन डाटा मैं फिर क्योंकि जिसके आंसर्स मुझे पता ही होंगे, ठीक है, क्योंकि डाटा के अंदर मेरे पास एक्स और वाई दोनों अगर यहाँ पे हैं तो मुझे इसका पता है कि इसके आंसर क्या है। वाई एक्स अगर वैल्यू दे रही हूँ और वाई प्रिडिक्ट करवा रही हूँ तो टेस्ट डाटा के अंदर भी तो मुझे आंसर एक्चुअल पता है, बट मैंने वो क्योंकि मॉडल को पहले नहीं दिखाए हुए तो मॉडल के लिए वो अनसीन है। और जब मैं वो ट्रेनिंग करवा के 80% डाटा पे मॉडल को जब ट्रेन करवा लिया उसके बाद उस ट्रेन मॉडल को जब मैं टेस्टिंग 20% अनसीन डाटा दूंगी उसके बाद मैं एवेलुएट कर सकती हूँ कि एक्चुअल जो वैल्यूज थी उससे प्रिडिक्टेड वैल्यूज को किस हिसाब से उसने आंसर ठीक दिए। तो इवेलुएशन के लिए फिर मैं मैट्रिक्स यूज करूंगी रिस्पेक्टिवली। तो कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो यूज होते हैं?
मैम इसमें हम एक्यूरेसी भी फाइंड कर सकते हैं, इसके अलावा F1 स्कोर होता है और प्रिसीजन और ये सारी मैट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं एक्यूरेसी इसके फाइंड अलावा करने के लिए। रिकॉल भी ओके होता है, मैट्रिक्स भी होते हैं, ओके क्लासिफिकेशन ओके। भी होती है, मतलब दो तीन और भी हैं। यस हाँ जी, क्लासिफिकेशन के अलहदा से हैं, रिग्रेशन के अलहदा से हैं। यस ओके। सो अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आई है मैट्रिक्स की, कि अब हम मैट्रिक्स में क्लासिफिकेशन के अलहदा यूज़ कर रहे होते हैं और रिग्रेशन के अलहदा से ही मैट्रिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। सो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या है? मैम मैम क्लासिफिकेशन, शुड आई कंटिन्यू? यस यस श्योर। मैम क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो टारगेट वेरिएबल होता है ना, वो उसमें कैटेगरीज होती हैं, कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं। और जो हमारे पास होता है ना रिग्रेशन, उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं टारगेट वेरिएबल में। मतलब उसमें हमारे पास जो नंबर्स हो गए, स्कोर्स हो गए, वो वगैरह होते हैं। और क्लासिफिकेशन में जैसे कोई स्पैम है ईमेल या नॉन स्पैम है, कोई डिजीज है पर्सन या हेल्दी है, मतलब उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। Yes, ma'am. ओके थैंक यू, वेरी वेल एक्सप्लेन। लेकिन अगर कोई और इसको एलैबोरेट करना चाहे। मैम व्हाट आई थॉट इट्स क्वाइट ऑपोजिट, मतलब मेरे ख्याल से रिग्रेशन में मैम कंटिन्यूस डेटा होता है, और क्लासिफिकेशन में हमारे पास कैटेगरीज जो है वो डिसाइड होती हैं, और टारगेट वेरिएबल जो है वो हमारे पास होता है। प्लीज इसको क्लैरिफाई कर दें इफ आई एम रॉन्ग। Yes, yes, you are right. I missed out. मैम उसमें क्लासिफिकेशन में हमारे पास, क्लासिफिकेशन में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं और कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं रिग्रेशन में। ओके और राइट, और दूसरे किसी और पार्टिसिपेंट ने ऐड करना हो? मैम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में एक्चुअली हम कैटेगरीज डिटेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें ब्लड शुगर डिटेक्शन की, तो हम क्या कर रहे होंगे कि हम किसी भी पेशेंट का बीपी प्रोवाइड करें, शुगर लेवल और उसकी डिफरेंट मैट्रिसेस लाइक उसकी बॉडी से रिलेटेड, और उसके बेसिस पे हमारा मॉडल जो है वो उसकी शुगर डिटेक्शन करेगा। अब ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। लेकिन रिग्रेशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम कोई भी नंबर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें हमने पूरे इलाके के जितने भी हाउसेज हैं और उनकी मतलब जो भी उनका प्लॉट एरिया है और उसके बेसिस पे उसकी जितनी भी प्राइसेस हैं वो हमने सारी मॉडल को दे दी हैं। और उसके बाद हम किसी भी हाउस की जो भी कोई न्यू अगर वहाँ पे कोई हम खरीदना चाहते हैं उसकी प्रिडिक्ट करवाना चाहते हैं कि इसकी प्राइस अब कितनी होगी। तो ये जो प्रिडिक्शन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जिसमें कोई भी कॉन्टिन्यूस वैल्यू आ रही होती है। ओके इफ आई एम राइट। ओके। यस आई थिंक सारे पार्टिसिपेंट्स ने ठीक आंसर दिया है। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कौन सी है मशीन लर्निंग के अंदर? जैसे हम कह रहे थे कि टारगेट वेरिएबल एक होता है जिसको हमने प्रिडिक्ट करवाना है फीचर्स देख के। ठीक है। तो जो हमारा टारगेट वेरिएबल है, अगर हम जिसको प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं, अगर वो कंटिन्यूस डाटा है, ठीक है, मतलब कि वो हाँ मतलब कि न्यूमेरिकल कंटिन्यूस डाटा होगा, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक। और अगर जो हमारा कैटेगोरिकल हो, यानी कि कैटेगोरिकल से अब यहाँ पे ये भी मुराद हो सकता है कि वो डिस्क्रीट नंबर्स में आ रहा होगा वह हमारे पास, क्योंकि वी नो कि हम कैटेगरीज को इनकोड किया होता है 1 या 2 में। फॉर एग्जांपल हमने स्पैम या नोट स्पैम देखना है, तो हो सकता है स्पैम को 1 से और नोट स्पैम को 2 से इन्होंने किया हो। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट अगर नंबर्स भी ठीक है आ रहे होंगे, तो कैटेगोरिकल डाटा अगर मुझे प्रेडिक्ट करवाना है तो फिर उसमें वो क्लासिफिकेशन के अंडर आएगा। और क्लासिफिकेशन के और रिग्रेशन दोनों के जो मॉडल्स हैं वो भी स्पेसिफिक हैं। वो कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो दोनों पे काम करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक होते हैं कि जो सिर्फ रिग्रेशन पे चलेंगे, और कुछ होंगे जो क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्टिव अलग से हैं। तो मॉडल्स भी इनके अलग अलग हैं और मैट्रिक्स भी इनके फिर लेटर ऑन क्लासिफिकेशन के लिए और रिग्रेशन के लिए हम परफॉर्मेंस इनकी चेक करने के लिए स्पेसिफिक इनके होते हैं रिस्पेक्टिव। तभी जो जो से होते हैं डिटेल में हम बाद में देखेंगे। टुडे हमारा सिर्फ मकसद ये था कि हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है बेसिक चीज़ों का और वर्कफ्लो का, ताकि आगे जब भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो तो जो बिगनर्स हैं वो उनके लिए भी कन्फ्यूजन ना हो, और जिनको पहले से पता थी उनकी रिवीजन हो गई है। सो डज दैट हेल्प? इसमें कुछ रिवाइज करना है या कुछ ऐड करना है तो यू गाइस कैन डेफिनेटली ऐड।
मैम विद एग्जांपल अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं काइंडली, कोई एक एग्जांपल लेके क्लासिफिकेशन और इसको रिग्रेशन को काइंडली डिस्क्रिमिनेट करते हैं काइंडली। ओके, ठीक है। तो ओके, रिग्रेशन प्रॉब्लम में यानी कि मैं ये बता रही थी कि टारगेट वेरिएबल मेरे पास वो होगा कंटिन्यूस, राइट। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट ने पहले भी एग्जांपल दी हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की, कि इनपुट अगर फीचर्स यहाँ पे थे नंबर ऑफ रूम्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इन दोनों को ही ऐसे इकट्ठे एक ही एग्जांपल में डालती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रिडिक्ट करवाने हैं, मतलब कोई भी मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई फीचर है कि किस एरिया में लोकेशन क्या है उस हाउस की, वो भी डिपेंड करता है, कितनी स्टोरीज हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी प्राइस, ये सारे फीचर्स फर्स्ट कर दिए हुए थे मैंने, और मैं प्रिडिक्ट करवाई थी प्राइस ऑफ हाउस। अब प्राइस कैन बी कंटिन्यूस, राइट। अब मैं इसमें टारगेट वेरिएबल मेरा ये है, प्राइस ऑफ हाउस, ठीक है। तो अब ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग की रिग्रेशन जो है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग की वो टाइप है जिसमें टारगेट वेरिएबल कंटिन्यूस होता है। यानी कि अब प्राइस ऑफ हाउस में वैल्यू इट कैन वेरी, लाइक हो सकता है कि 1.5 मिलियन हो, 1 मिलियन हो, 2.5 मिलियन, इट कैन वेरी, राइट। तो कंटिन्यूस डाटा है, ठीक है। तो कंटिन्यूस डाटा की अगर मैं प्रिडिक्शन करवा रही हूँ, अगर मेरा टारगेट वेरिएबल जिसको मैं प्रिडिक्ट करवा रही हूँ वो कंटिन्यूस डाटा है, तो इट विल बी अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक। लेकिन फर्ज करें कि अगर मैं ये प्रिडिक्ट करवा रही हूँ, इसमें अदर्स ऑलरेडी ऑब्जर्व, लेकिन चलो इसी में मर्ज करने के लिए अगर मैं टारगेट वेरिएबल मेरा ये नहीं है, बल्कि मेरा टारगेट वेरिएबल मैं एक न्यू एक कॉलम लेती हूँ यहाँ पे, लेकिन ओके, सो यहाँ पे कोई कॉलम लेते हैं जिसमें हम साइज को प्रिडिक्ट करवाने की क्या वो जो यहाँ पे, ओके, सो प्रिडिक्ट करवा रहे हैं कि इज इट अ बिग हाउस और इज इट अ स्मॉल हाउस, ठीक है। तो अब उसने सिर्फ दो चीजें प्रिडिक्ट करनी है, क्या वो, मतलब कि क्या वो बिग है या वो स्मॉल है हाउस, ठीक है। तो फर्स्ट करें अगर मेरा टारगेट वेरिएबल ये है, ठीक है। तो अब ये जो इस टाइम पे मैं क्या प्रिडिक्ट करवा रही हूँ, मैं यहाँ दो कैटेगरीज प्रिडिक्ट करवा रही हूँ, ठीक है। या तो अदर वो बिग है या वो स्मॉल है, और इसको मैं यहाँ पे हो सकता है मैं बिग को यहाँ पे उसने रिप्लेस किया 1 से और स्मॉल को रिप्लेस किया वो 2 से, तो डिस्क्रीट जो वैल्यूज हैं वो, या फिर इन अदर वर्ड्स कैटेगोरिकल डाटा है वो, अगर मैं इनको प्रेडिक्ट करवा रही हूँ, अगर मेरा टारगेट वेरिएबल डिस्क्रीट है या फिर टारगेट वेरिएबल कैटेगोरिकल, इन अदर वर्ड्स सेम बात ये है कि टारगेट वेरिएबल वेरिएबल जिसको मैं प्रेडिक्ट करवा रही हूँ वो अब कैटेगोरिकल है। अब मैं प्राइस को नहीं प्रेडिक्ट करवा रही, अगर मेरा टारगेट वेरिएबल ये था जिसमें दो कैटेगरीज हैं, दो लेबल्स हैं, ठीक है। तो अब ये कौन सी प्रॉब्लम होगी? मैम हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। यस, अब ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग की क्लासिफिकेशन टाइप है। एंड मैम बिल्कुल इसी तरह अगर हम प्राइसेस ऑफ हाउस, मतलब हम डायरेक्ट प्राइस प्रिडिक्ट ना करवाते बल्कि हम ये प्रिडिक्ट करवाते कि जो प्राइस की रेंज आप प्रिडिक्ट करो कि वो हाई है, लो है या मीडियम है, तो वो भी हमारे पास फिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में चली जाती ना, कि हम डायरेक्ट दैट्स प्राइस प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, हम जैसे कह रहे हैं कि आप अ, बस मुझे इतना बता दो कि हाई रेंज में आएगा या मिडिल रेंज में या लो रेंज में, राइट। यस, दैट्स गुड। यस, हम इस तरह से भी प्रिडिक्ट करवा सकते हैं कि अदर इट इज अ चीप वन और इज एन एक्सपेंसिव वन। तो इस तरह से कोई कैटेगरीज बना दी हैं, अब दो या तीन, उसी में हम बस वो डाटा, जैसे मैंने सोक्स की भी शुरू में एग्जांपल दी थी कि लेबल्स को वो यूज कर रहा होता है और उसकी कैटेगरीज बास्केट रिस्पेक्टिव बनाई होती है और उसमें डाल रहा होता है डाटा, तो इस ये है। यस, दैट्स गुड, इट्स आल्सो नाइस एग्जांपल। यस सर, जुल्फकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा, और दूसरा मेरा क्वेश्चन भी है कि दीज बोथ मशीन लर्निंग कैटेगरीज फॉल इन, हम तो बोलते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग, तो ये कैसे दोनों, यस, इनको, मेरा क्वेश्चन ये है कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है और ये दोनों कैसे उसके अंदर फॉल करती हैं, एक तो ये मेरा क्वेश्चन है जो। अच्छा, सेकंड ये कि ये जो दोनों हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम न्यूमेरिकल डेटा यूज नहीं करते, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा तो वहां पर हमें ये कोई डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ऑब्वियसली जब डेटा, वहां डेटा नहीं है तो वहां पर आइटम्स होंगे और आइटम्स ऑब्वियसली डिस्क्रीट होती हैं।
अच्छा, अब ये होता है कि क्लासिफिकेशन में हम न्यूमेरिकल, अच्छा, ये दोनों जो कैटेगरीज हैं, इसमें प्रिडिक्शन यूज होती है, दे बोथ फॉल इन, वी हैव टू प्रिडिक्ट समथिंग। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं, एक्चुअल में जो आइटम्स होती हैं उनके लेबल्स हमें नहीं पता होते, वो हम लेबल्स को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि भाई ये, सपोज आपने पिक्चर्स दिखाई हैं, उसमें दो एनिमल्स हैं, अब वी आर नॉट श्योर कि ये एनिमल्स क्या हैं, तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि ये एनिमल, सपोज उसने कोई नाम रख दिया, सपोज कहेगा ये डॉग है, ये कैट है, वो खुद प्रिडिक्ट करेगा। जबकि कुछ केसेस में हम क्या करते हैं कि हम उसको पहले बता देते हैं, इधर हम उसको बताते नहीं है, तो वो उन ऑब्जेक्ट के ऊपर लेबल लगाता है कि ये क्या चीज, दैट इज क्लासिफिकेशन। और वेयर एज रिग्रेशन, उस रिग्रेशन के अंदर हम जो है नंबर्स को एक्चुअल में यूज कर रहे होते हैं, कि वह न्यूमेरिकल डेटा होता है, ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। तो न्यूमेरिकल डेटा कैन बी कंटिन्यूस एंड इट कैन बी डिस्क्रीट, दोनों होते हैं। आप थोड़ा सा ये कंफ्यूजन का सेंस क्रिएट करता है स्टूडेंट्स में कि कंटिन्यूस और रिग्रेट, ये जो डिस्क्रीट डेटा है इसको भी कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दैट इज सेपरेट डिस्कशन राइट नाउ, मैं उसमें भी नहीं जाता, काफी लेंथी हो जाएगा। बट ये कि जनरली यही कहा जाता है कि डेटा कंटिन्यूस है, तो क्योंकि उसमें मतलब, तो रिग्रेशन जो होता है वो रियल डेटा पे चल रहा होता है, और क्लासिफिकेशन पे हम सिर्फ लेबल को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं ऑन सम ऑब्जेक्ट्स, आइटम्स। तो ये एक मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर, और बेसिकली जो दोनों है वो प्रिडिक्शन ही कर रही होती है। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड हाउ क्लासिफिकेशन कैन बी सेड कि ये इट इज ए पार्ट ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लासिफिकेशन सुपरवाइज में कैसे आती है, थोड़ा सा ये मैं चाहता हूँ कोई इस पे एक्सप्लेन कर। इट्स अ नाइस क्वेश्चन। तो ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इट देन, कि टारगेट वेरिएबल इसमें भी मौजूद है, राइट। तो सुपरवाइज की मशीन लर्निंग के केस में हमारे पास टारगेट वेरिएबल होता है। अनसुपरवाइज में अगर यही अनसुपरवाइज होती तो हमारे पास ये सारे एज अ फीचर होने थे, टारगेट वेरिएबल कोई भी नहीं होना था। ठीक है, हमने सबको इनपुट फीचर्स को हम मॉडल को फीड करवाते और फिर वो क्लस्टरिंग करता। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरीज हैं, ठीक है, लेबल्स, वो जो उसने मतलब हमारे पास वाई एक्स और वाई में, हमें वाई में पता है कि ये कैटेगरीज हैं, ठीक है, और टारगेट वेरिएबल हम लोगों को हमारे पास गिवन है। जब अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के केस में टारगेट वेरिएबल नहीं होता, देयर इज नो लेबल्ड डाटा। इज इट क्लियर? Ma'am, would you put some example? ओके, सो यस, ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पे, आप थे क्लास के स्टार्ट में जब मैंने वो सॉक्स की एग्जांपल दी थी। वो रिपीट करते हैं थोड़ा कि उसमें टारगेट कैसे आपने, व्हाट वाज द टारगेट देयर? ओके ओके ओके, सो इसमें देखें, उसमें टारगेट वेरिएबल यही था कि हम अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे टारगेट वेरिएबल है प्राइस, ठीक है, उस केस में भी टारगेट वेरिएबल ये था कि कलर के हिसाब से ब्लैक है, वाइट है, या ग्रीन सॉक्स हैं, ठीक है, उसमें हमने वो जो, अब वो कलर ऑफ सॉक्स जो था वो टारगेट वेरिएबल था, कि उसकी बेस पे वो इन तीन कैटेगरीज में उसको में कैटेगराइज कर रहा था। ठीक है, ओके, थैंक यू तो सो हमारे मच। पास यानी वो टारगेट वेरिएबल अवेलेबल था। यस, वेलकम। सर इसमें जो मतलब मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि इसमें जो आपका टारगेट है ना, वही आपका एज अ सुपरवाइजर काम कर रहा होता है। ठीक, वो सुपरवाइज करता है कि आपकी जो मतलब मॉडल वो प्रिडिक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है आपका मॉडल, और जो टारगेट है वो क्या सेम है कि नहीं, फिर वो उसको सुपरवाइज करता करता ठीक करता है। मतलब सुपरवाइज कर रहा होता है उसको बेसिकली, सो इसलिए इसको सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। जी, इसमें मैं थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूँगा। जुल्फ़िकार साहब का पॉइंट होपफुली इससे जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। इसमें सर देखें कि जो क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है वो सर ऑलरेडी जो है वो एक सुपरवाइज लर्निंग की टेक्निक है। जब हम ट्रेनिंग डाटा लेते हैं सर, उसमें जब हमारे पास लेबल डाटा होता है ना, जब हमारे पास टारगेट सेट होता है, उसमें ये एल्गोरिदम ही क्लासिफिकेशन का सर इसमें जो है ना वो वर्क करता है, जिसमें हम वो यूज करते हैं सुपरवाइज लर्निंग का जो क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है उसको कैटेगराइज करने के लिए, नई ऑब्जर्वेशन के लिए। जबकि हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग में जो एल्गोरिदम सर यूज होता है वो क्लस्टरिंग का सर यूज होता है। क्लस्टरिंग में हमारे पास जो है वो सॉरी जो है अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग जो है होती है, जबकि हमारे पास जो सुपरवाइज लर्निंग में सर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का जो एल्गोरिदम है ना वो सर यूज होता है। ओके, दैट्स आल्सो नाइस पॉइंट, थैंक यू।
सो बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी ये चीज़ें क्लियर हैं, बिकॉज ये बेसिक्स हैं। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी लेटर ऑन, हम सिर्फ वर्ड्स यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें टर्मिनोलॉजीज ये आप अपने एंड पे भी पढ़ कर रहे हैं, ठीक। जिनको आइडिया नहीं है और अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी है, सो यू कैन आस्क। फिर हम आगे मूव करते हैं, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक था प्राइवेसी का। मैम ये जो सारा मशीन लर्निंग की कोई प्रॉपर बुक मिल सकती है जिसमें हम ये चीजें सीक्वेंस में पढ़ सकें अपने एंड में? यस, 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 श्योर, ओके, ठीक है, मैं एक बुक शेयर कर दूंगी गूगल ड्राइव से। लेकिन अगर कोई और भी पार्टिसिपेंट्स जो लेटेस्ट कोई अगर उनके पास बुक है जो उनको लगता है कि बहुत अच्छी थी, ठीक है, तो दे कैन आल्सो रेफर इट। तो एक मेरे पास जो बुक है अवेलेबल है, वो है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद साइकिट लर्न, कीरास एंड टेंसरफ्लो, और एली की ही। सो मैं ये शेयर कर दूंगी। थैंक यू मैम। या थैंक यू, वो पिन कर दीजिएगा मैम, थैंक यू। यस, ओके। तो इसके अलावा ठीक है, नेक्स्ट सरसजद, यू कैन स्टार्ट द प्राइवेसी इन मशीन लर्निंग टॉपिक देन। ओवर टू यू सर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था डिफरेंशियल प्राइवेसी। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको। अच्छा, तो किसी को कोई आइडिया है कि डिफरेंशियल प्राइवेसी होती क्या है? अगर मतलब थोड़ा सा कोई वैसे अपने से कोई ऐड करना चाहे तो फिर। डिफरेंस, जी मैं जी जी। ऐड करना चाहूंगी। डिफरेंशियल प्राइवेसी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो डेटा एनालिस्ट होते हैं ना, तो वो जब ऐसे डेटा पर एनालिस करते हैं जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए एक मसला ये होता है कि हमें जो यूज़र होता है उसकी प्राइवेसी का भी कंसर्न होता है। तो उसकी जो प्राइवेसी है ना उसको मेंटेन करने के लिए फिर क्या करते हैं कि उसमें एक रैंडमाइजेशन कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि पहले हम उसका जो डेटा लेते हैं और उसमें हम एक किस्म का प्राइवेसी लॉस ऐड कर देते हैं, उसमें नॉइज ऐड करते हैं। तो उसमें वो उसको फ्लिप मतलब उसको चॉइसेस को वो एक किस्म की प्रोबेबिलिटी उसकी चेक करता है। तो अगर वो उसकी यस वाली मतलब सपोज प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही होती है, तो वो उसको वही उसको जो होती है ना इनपुट यूजर की वही दे देता है डेटा में। लेकिन अगर उसकी नो में आ रही होती है तो फिर वो दोबारा से उसकी एक दफा चेक करता है, और इस टाइम अगर वो यस आ रही हो या नो आ रही हो तो उसके हिसाब से वो अगर यस आ रही है तो फिर तो वो वही यूजर का इनपुट दे देगा, और अगर नो आ रही है तो फिर वो दे देगा कुछ खुद खुद से, मतलब उसके अपोजिट जो होगी ना। सपोज अगर एक चीज है, अगर हमने चेक करना होता है कि किसी के डेटा को कि ये स्पैम है या नहीं है, ठीक है, मेल्स का, तो हमने वो चेक करना है। तो उसमें जो है ना वो अगर स्पैम आ रही है तो वो उसको नॉन स्पैम कर देगा, मतलब उसमें वो डेटा में नॉइज ऐड कर देगा, वो डेटा वो नहीं रहेगा। लेकिन इसका जो डेटा पे ओवरऑल इफेक्ट होगा वो नहीं होगा। तो इस तरह वो डेटा को एनालाइज करते हैं और जो यूजर की जो पर्सनल प्राइवेसी होती है वो भी रहती है, बाकी रहती है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अभी मुझे ज्यादा इसकी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन मैंने जो मुझे जितनी समझ आई है, आप मजीद अगर एक्सप्लेन कर दें तो। जी मैम ओके, ने आप जी मैम, आपने बहुत अच्छा ऐड किया। और कोई अगर कुछ ऐड करना चाहे? सो मैं जस्ट मशीन लर्निंग का जो प्राइवेसी से रिलेवेंट एक कंसर्न है मशीन लर्निंग का, उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे प्राइवेसी की हम बात ही क्यों कर रहे हैं मशीन लर्निंग के केस में, कि व्हेन इट्स जस्ट अबाउट प्रोडिक्शन, तो होता ये है कि बाज़ का मॉडल हम ये चाहते हैं कि मॉडल जब ट्रेन हो रहा है तो वो प्रोडिक्शन के अलावा कोई ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रख के वो शेयर ना कर दे आगे, ठीक है, पब्लिकली,
जो कि हम एनोनिमस रखना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा कंसर्न है कि हम इसमें इसकी प्राइवेसी को भी मतलब के लिहाज में रखें कि क्या है। अब इसमें डेफिनेटली जब हम डाटा दे रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स हम एनोनिमाइज कर रहे होते हैं डाटा को। फॉर एग्जांपल अगर मेडिकल की एंट्रीज हैं, ठीक है, किसी पेशेंट्स के, हॉस्पिटल के पेशेंट्स का रिकॉर्ड है जिसमें उसने डिजीज कार्ड का डाटा, तो ऑफ कोर्स हम उसमें उसकी आइडेंटिटी को छुपाएंगे। ठीक है, उन्होंने डी एनोनिमाइजेशन की होती है, लेकिन उसमें उस कुछ ऐसे मेथड्स हैं, ठीक है, कि दोबारा से आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। और ऐसे कोई पब्लिकली डाटा सेट पे पहले काफी दफा हो चुका है। जैसे नेटफ्लिक्स का एक डाटा पब्लिश हुआ था 2008 में, और उसमें उनके यूजर्स का डाटा उन्होंने तो थोड़ा वो से कट ऑफ किया हुआ था, आइडेंटिटी छुपाई हुई थी, लेकिन जो एक सर्टेन ग्रुप था, ठीक है, उसने उसमें जो आईएमबीडी का जो ऑनलाइन डेटाबेस होता है ओपन, वहां से उसको क्रॉस मैच करके सर्टेन एल्गोरिदम्स के थ्रू उन्होंने वो उसकी आइडेंटिफिकेशन को बहुत सारे लार्ज डाटा सेट के ऊपर जो एनोनिमाइज रेटिंग थी उसमें आइडेंटिफाई कर दिया कि ये कौन कौन से यूजर्स हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर सर्च हिस्ट्रीज और क्यूरीज, और वो जो ओपन डाटा वहाँ पे उनके रिव्यूज का कंटेंट अवेलेबल था उस बेस पे, तो उन्होंने क्रॉस चेक करके एक उस मॉडल जो एनोनिमाइज डाटा था और जो ओपन डाटा सोर्स से अवेलेबल था, उन दोनों को उन्होंने करके, तो वो इस तरह से क्या हो गया, एक प्राइवेसी ब्रीच हो गया कि डाटा फिर भी वो हो सकता है, मतलब कि रिकॉग्नाइज हो सकता है। इसी तरह से जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मॉडल ही ट्रेन करते हुए वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को याद रख ले जो कि बाद में वो उससे रिट्रीव की जा सकती हो किसी मेथड से। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ द प्राइवेसी कंसर्न्स व्हाइल यूजिंग मशीन लर्निंग। तो उसमें से एक जो मेथड जिसे हम टैकल करते हैं वो यही है, डिफरेंशियल प्राइवेसी। जी मैं बिल्कुल इसी तरह। और कोई अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहे, मैम दरदाशा और मैम माला ने बहुत अच्छा ऐड किया है। आप भी कोशिश किया करें कि ऐड करें जो भी आपके माइंड में है। आप ये नहीं सोचें कि मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर कुछ और। इसी तरह लर्निंग होती है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, आई होप कि वो हम इसको डिस्कस करेंगे आगे कि जैसे हमने कहा कि हम उसके अंदर नॉइस को ऐड करते हैं सो दैट के जो प्राइवेट टू अचीव द प्राइवेसी इन द डेटा। जब आप नॉइस को ऐड करेंगे तो उससे एक्यूरेसी डिस्टर्ब होगी। वी देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन नॉइज एंड एक्यूरेसी, तो वी आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस एज वेल। सर वो नॉइस तो हम बिल्कुल थोड़ा सा ऐड नहीं करेंगे कि उससे डेटा पे इफेक्ट ना हो, लाइक एक्यूरेसी इफेक्ट ना हो, लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि हम अपनी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन कर लें, इजंट इट? ना द क्वेश्चन इज दैट कि जब नॉइस को ऐड किया जाएगा तो एक्यूरेसी डिस्टर्ब होगी। इज इट डेफिनेटली और नॉट? कि कैसे हम कहेंगे कि नॉइस को ऐड करने से एक्यूरेसी डिस्टर्ब नहीं होगी? आप कुछ ऐड कर रही हैं तो एक्यूरेसी तो डिस्टर्ब होगी। तो वो क्या क्या इज इट पॉसिबल टू अवॉइड दैट एंड हाउ मच? Okay, yes, to certain extent, yes, we can say that there will be a trade-off कि जो randomness हम ऐड कर रहे हैं उससे रिजल्ट थोड़े से एक्यूरेसी में फर्क आ सकता है। लेकिन लेकिन उससे जब हम प्राइवेसी कंसर्न की बात करते हैं, when we have a large number of data, we are talking about millions or trillions of data sets, data instances available, तो उस केस में पब्लिक डाटा के केस में प्राइवेसी इज अ बिगेस्ट कंसर्न। तो उस केस में यस, वी विल एक्चुअली गिव द प्राइम इम्पोर्टेंस टू दिस डिफरेंशियल प्राइवेसी। अच्छा सर जुल्फकार, आपने जो बात की तो उसमें नॉइस हम मतलब ऐड करते हैं तो वो किस तरह ऐड करते हैं? वो उसके लिए एक टेक्निक यूज होती है, लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब उस पर हम अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उसका सबट्रैक्ट देख कर बाकी सारी उसके मुताबिक हम नॉइस ऐड करते हैं। इसको हम फर्दर डिस्कस जरूर करेंगे। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। सर इंस्टेड कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ये डिफरेंशियल जो है वो है क्या? आई डिडंट गेट दैट, तो प्लीज काइंडली उसको पहले एक्सप्लेन कर दें, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। एक्चुअली देर आर डिफरेंट मेथड्स टू अचीव द प्राइवेसी। तो हम ये इसमें वो कौन सा टिपिकल मेथड है जो हम इस डिफरेंशियल के अंदर यूज करेंगे? हमने जैसे कि हम नॉइज आप क्रिएट करते हैं, इंक्रिप्शन का मेथड है, और आपने बोला रेंडमाइज कर देते हैं चीजों को। तो व्हाट पर्टिकुलर टेक्निक इज बीइंग यूज्ड इन दिस डिफरेंशियल प्राइवेसी, ताकि सो वी कैन आइडेंटिफाई दैट एंड वी कैन क्वेश्चन ऑन दैट।
जी सर, ये सारा डिस्कस करेंगे हम आगे, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उससे पहले सर अजहर इकबाल का एक क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल प्राइवेसी होती क्या है। सो पहले जिस तरह मैंने डिस्कस किया है कि मतलब मशीन लर्निंग में क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट डेटा। आप डेटा होगा आपके पास तो आप मॉडल अपने ट्रेन करेंगे। सो इसमें ये है कि मतलब गूगल, ये सारे जो आजकल बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये सारे कहाँ से डेटा उठाते हैं? ये सारे मतलब आपके गूगल से ही डेटा उठाते हैं, या फिर बुक से, या फिर आपकी प्राइवेसी जैसे मतलब आप अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप किसी स्टोर में जाते हैं या फिर कोई ऑनलाइन दराज वगैरह से कुछ बाय करते हैं, तो वो आपके आपके नंबर वगैरह सारी चीज़ें लेते हैं, आपका नंबर लेते हैं, आपका नाम लेते हैं। और आपने नोटिस किया होगा सब लोगों ने कि आपको बाद में फिर मैसेजेस आते हैं प्रमोशन के मतलब हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं। सो उनके पास आपका डेटा कहाँ से आया है? वो डेटा मतलब ये कंपनीज हैं जो दराज वगैरह ये डेटा आपका आगे भेजती हैं। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे नेटफ्लिक्स है या फिर कोई और है, नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ही लेते हैं, वो तो खैर एसएमएस नहीं करते। वैसे मैं अगर किसी भी कंपनी की एग्जांपल हूँ तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स मतलब अपनी प्रमोशन करनी है, तो वो अगर रैंडम लोगों को भेजेंगे डेटा, तो उसका तो उसको रिटर्न बहुत कम आएगा ना, आरओआई जिसको कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फिर वो फिर टारगेट लोगों को करते हैं, स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करते हैं। और वो कहाँ से करते हैं, उनके पास डेटा कहाँ से आता है? ये इसी तरह की ऑनलाइन जो स्टोर्स होते हैं या फिर आप स्टोर जाके स्टोर कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वहाँ से ये डेटा लेते हैं, ताकि वहाँ से वो देखते हैं कि आपके पैटर्न्स क्या हैं, आप ऑनलाइन मतलब किन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। जैसे अगर आप अमेजोन वगैरह पे जाके शॉपिंग करते हैं, तो आप वहां से देखते हैं कि वो आपके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बंदा किस चीज़ को ज़्यादा करता है। सो वो उसकी बेस पे फिर आपको मैसेज आते हैं, और आप हम मतलब बहुत से लोग होंगे जो नहीं उस पर करते होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को उससे फ़ायदा भी होता है, क्योंकि वो प्रमोशन, जाहिर सी बात है उनको कोई फ़ायदा होगा तो वो मैसेज भेजते हैं ना। सो डिफरेंशियल प्राइवेसी में ये है कि आपका जो डेटा है, मतलब जो कलेक्ट कर रहे हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारे उस पर जब एनालिसिस उन्हें करना होता है तो उसमें आपकी प्राइवेसी को इंटैक्ट रखने के लिए वो उसको प्राइवेट करते हैं, मतलब उसमें उसको अनोनिमाइज कर देते हैं। जैसे मैम दत्ताशा ने पहले ऐड किया है, वो इसी तरह मतलब आप अगर अजहर इकबाल है तो वो इसी तरह आपका डेटा मतलब आपके नाम के साथ नहीं कर देंगे। अगर आप नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं और आपने किसी मूवीज़ को रेटिंग दी है, तो वो आपके नाम के साथ नहीं उसको भेज देंगे इस बंदे ने इतनी रेटिंग दी है। अगर उसने उन्होंने उस पर एनालिसिस करनी है और अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करना है, वो उस पे कोई टेक्निक्स लगाएंगे, जैसे डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं डिफरेंशियल प्राइवेसी के, उसमें नॉइस ऐड करेंगे, एनोनिमाइजेशन करेंगे, फिर वो आपके डेटा को आगे भेजते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि आपकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो। ठीक है सर, आप कुछ आइडिया हुआ है? जी अच्छा, थैंक यू सो मच सर। मीनवाइल आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो मेरे माइंड में आइडिया आ रहा था, तो अगर आप अलाउ करें तो मैं शेयर करूं। जी जी सर, आप करें। अच्छा, इसमें ना, इसमें मैंने अभी आई केम टू नो दैट कि जो डिफरेंशियल प्राइवेसी है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ये रेंडमनेस जनरेट करती है, और बिकॉज ऑफ दैट उस रेंडमनेस को हम नॉइज कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो अभी मुझे आई है वो ये है कि आपने सर्वे किया, और जो सर्वे से आपने डेटा कलेक्ट किया डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स का। अच्छा, अब हम करते क्या हैं कि वहां से रिस्पॉन्सेज आए, वो हमारे डेटा सेट के अंदर, वो रिस्पॉन्सेज हमारे डेटा सेट के अंदर, हम क्या करते हैं कि उस डेटा सेट के अंदर कुछ फेक डेटा ऐड कर देते हैं। वो डेटा गलत होता है। उससे क्या होता है कि वो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो उसको अब आइडेंटिफाई करना, एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज जो हमने लिए हैं, अब उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो बंदा जिसने ये डेटा कलेक्ट किया उसको पता होता है कि कौन सा डेटा फेक है, तो वो उसको निकाल के रियल वाला एनालिसिस कर सकता है। लेकिन जो बंदा जिसको नहीं पता, वो अगर उस डेटा को ले उठा लेता है कहीं से, तो उसमें वो जो फेक डाटा वो भी इसके अंदर एडेड है, तो वो जो फेक डाटा वो रेंडमनेस क्रिएट कर देगा, और दैट इज इन नॉइज। अब ये वो चीज है जो बताती है कि इस तरह के नॉइज से एक्यूरेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही। सर, कैन यू वन टाइम रिपीट इट वंस अगेन? लास्ट में जो आपने बोला था। जी, हमने ये बोला कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं सपोज सर्वे से, तो आप क्या करते हैं, उस डेटा के अंदर फेक डेटा, कोई जाली किस्म का डेटा ऐड कर देते हैं।
दो मतलब जो कि एक्चुअल में नहीं है। तो वो जो फेक डेटा होता है वो एक्चुअल डेटा को रेंडमाइज कर देता है, यानी जो फेक डेटा ने नॉइज क्रिएट कर दी। अब ये वो नॉइज होती है जो कि जो जिसने सर्वे कंडक्ट किया उसे पता होता है कि एक्चुअल वाला डेटा कौन सा है और फेक कौन सा है, तो वो फेक को निकाल के वो अपना एनालिसिस कर सकता है। लेकिन जिसको नहीं पता कि ये डेटा किसने कलेक्ट किया और कहाँ से आया, तो वो फेक वाले को और रियल वाले को मिक्स कर देगा। तो इस तरह से वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा जो पैटर्न उसमें क्रिएट हो रहा है। तो वो इस तरह से वो जो नॉइज है, तो ये वो एग्जांपल है कि जो हमने कहा ना कि नॉइज आपकी एक्यूरेसी को डिस्टर्ब करती है, बट इन दिस केस ये नॉइज आपकी एक्यूरेसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। एंड दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल प्राइवेसी के डिफरेंशियल प्राइवेसी की जो रेंडमनेस है वो आपकी एक्यूरेसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही यस सर, थैंक यू, काफी क्लियर है अब ये टॉपिक। अच्छा, तो इसमें सर्विस के अलावा जैसे गूगल है, तो गूगल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है? मतलब वो ब्राउज़र है, उसका हम सारे मतलब उसके अलावा तो कोई यूज़ कर ही नहीं सकता। सो उसके ज़रिए अपना डेटा कलेक्ट करता है, मतलब स्पेसिफिक यूज़र्स का, और वो गूगल के पास जाने से पहले मतलब उस पर एनोनिमाइज हो जाता है, मतलब रैंडमनेस उसमें आ जाती है, ताकि वो रैंडमनेस उसमें ऐड हो के जाए, ताकि वहां से अगर कोई उनका एम्प्लॉय है या फिर कोई और है तो वो किसी स्पेसिफिक यूजर को ट्रेस बैक ना कर सके उसके डेटा की बेस पे, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, उसका विंडोज में वो आपके जिस तरह आपके पैटर्न होते हैं आप यूज करते हैं, वो आपने विंडोज के मतलब कोई भी अगर कंपनी आपका डेटा यूज करती है तो वो जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, वो किसी और वजह से नहीं करते। तो वो अपने विंडोज को प्रोडक्ट्स को बेहतर करने के लिए यूजर के देखते हैं कि क्या पैटर्न्स हैं, फिर उसकी बेस पे वो करते हैं। उसके बाद एप्पल है, वो अपने नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन के लिए अगर आप मतलब उनके मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसमें वो कीबोर्ड्स के लिए अगर आप मतलब सजेशन जो आपको आती हैं या फिर आप इमोजीज यूज करते हैं उसकी सजेशन आती हैं, सो उसके लिए यूज करते हैं। फिर हेल्थ केयर में आपका डेटा यूज होता है, मतलब हेल्थ केयर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, सो उसमें वो आपका जो डेटा शेयर होता है, आप नहीं चाहेंगे कि आपके मतलब डेटा किसी के साथ शेयर हो, सो वो शेयर करने से पहले उसमें उसकी प्राइवेसी इम्प्लीकेशन का ख्याल रखते हैं ताकि आपका डेटा ब्रीच ना हो। ये इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। है। और एक अगर और एग्जांपल ना, किसी के माइंड। एक और जी जी एग्जांपल सर। मेरे में आई है, वो ये है कि देखें, आपने सर्वे किया, उसमें यस नो का रिस्पॉन्स आया। आप उन यस आप उसमें से जो कुछ रिस्पॉन्सेज हैं जो कि आपको पता है कि ये वाले रिस्पॉन्सेज हैं, उसमें से उन रिस्पॉन्सेज को उल्टा कर दें, यस को नो कर दें और नो को यस कर दें। अब आपको तो पता है कि मैंने कहाँ पर ये रिवर्स की है, लेकिन जो दूसरा बंदा को उसको नहीं पता कि किस वाले को रिवर्स की है। तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नॉइज इन योर डेटा सेट, और दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर डिफरेंशियल प्राइवेसी। देयर सो मेनी वेज, लेकिन जो हमें जो जो आइडिया क्रिएट ही हुआ है कि जो सॉरी जो नॉइज क्रिएशन का मेथड है उससे एक्यूरेसी डिस्टर्ब नहीं होती, और बड़ा साइंटिफिक वे यूज किया जाता है इन डिफरेंशियल प्राइवेसी। यस। सो जैसे उसके बाद एक और एग्जांपल है, जैसे नेटफ्लिक्स ने, मैम नजरताशा ने ऐड किया था कि 2006 में या 8 में एक कंपटीशन करवाया था जहाँ पर उन्होंने 1 मिलियन अपनी रेटिंग्स दी थी। मतलब उनका भी मकसद यही था कि वो किस तरह मतलब अपनी ज़्यादा यूज़र को अच्छी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जैसे वो मूवीज़ देखते हैं तो उनकी अपनी स्पेसिफिक मतलब नेचर के मुताबिक जिस तरह की मूवीज़ देखते हैं उसकी बेस पे वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर करना चाह रहे थे, और उसके लिए उन्होंने प्राइस रखा था। उन्होंने वहां पे क्या किया था कि अपने यूजर्स के नाम को मतलब उन्होंने अगर मिसाल के तौर पर 3 चीजें दी थी, नाम, रेटिंग और आगे मतलब जो उन्होंने जो रेटिंग दी है और जो फीडबैक दिया है, सो उन्होंने नाम को, रेटिंग को, जो स्टार 5 स्टार्स होते हैं उसको अनोनिमाइज किया था। लेकिन फिर भी वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के जो कुछ रिसर्चर्स थे उन्होंने आईएमबीडी के साथ उसको मतलब करके मैच करके देख लिया था कि मतलब कौन से यूजर्स हैं ये। सो ये पहले यूज होते थे कि मतलब आप उन्होंने खाली अनोनिमाइज किया था, उन्होंने नाम नहीं था दिए शो किए वहां पे। जैसे अनोनिमाइज अगर किसको नहीं आइडिया, तो मतलब आप फेसबुक पे अगर कोई ग्रुप में पोस्ट करते हैं किसी में, तो आप वहां पे ऑप्शन आ रही होती है कि आप अपना नाम रिवील करना चाहते हैं कि नहीं, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि अनोनिमस, मतलब आपका नेम नेम वगैरह नहीं वहां पे आएगा। सो वो मतलब आपका पता नहीं लगता आप कौन है।
सो नेटफ्लिक्स ने भी इस तरह किया, लेकिन वो फिर मतलब उस रिसर्चर्स ने देखा कि इसको तो ट्रेस बैक किया जा सकता है एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट के साथ, जो IMBD है उसके साथ उसको मैच करके। सो फिर उनका कंपटीशन वहां पे रुक गया था। सो प्राइवेसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आजकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ डेटा पे मतलब ट्रेन हो रहे हैं गूगल से, पता ही नहीं हो। जैसे ओपन AI ने GPT 3.5 या फिर अभी GPT 4 वो अभी अभी तक तो आ गए। सो उन पे भी इसके काफ़ी लॉ सूट्स हुए थे कि उन्होंने डेटा कंपनीज का बगैर उनसे पूछे यूज़ कर लिया था, तो उस पे हुए थे। सो इसके लिए प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे डेटा आपको जितना इंपॉर्टेंट चाहिए, उसी तरह उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना भी इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे सारी, कि किस तरह नॉइस नॉइस ऐड होता है और किस तरह बाकी सारी चीज़ें होती हैं कि आपकी जो एक्यूरेसी है मॉडल की वो भी डिस्टर्ब ना हो और आपकी प्राइवेसी भी इंटैक्ट रहे। ओके, सो इसके बारे में मज़ीद जी सर अंडरस्टैंड जुल्फ़िकार। करने के लिए, यस, डिफरेंशियल प्राइवेसी के बारे से मज़ीद पढ़ने के लिए टुवर्ड्स डाटा। सर जुल्फ़िकार कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैंने हाथ इसलिए खड़ा किया था कि अगर आपके पास टाइम हो तो फिर मुझे अलाउ कीजिए। तो जी एक्चुअल में इसमें एक एग्जांपल ऐड करूंगा। पहले तो मैं बताऊंगा प्राइवेसी की, मैं एग्जांपल जो मेरे माइंड में आई है, बट लेटेस्ट इट वाज लेटेस्ट वन। देखिए कंपनीज में आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो आजकल जो सबसे लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है वो ChatGPT है। हर बंदा ऑलमोस्ट उसको यूज कर रहा होता है। तो कंपनीज में जब लोग जॉब करते हैं तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं, बल्कि एक्सपेक्ट नहीं करती हैं, वो फोर्स करती हैं कि एम्प्लॉयज जॉब के दौरान ChatGPT यूज नहीं करेंगे। अब वो हमें समझ नहीं आया भाई क्यों है, रीजन क्या। द रीजन इज दैट कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है वो प्राइवेट होता है। अगर आपने उस डेटा की प्रॉम्प्ट उस ChatGPT को दिया तो वो ChatGPT उस पर ट्रेन हो जाएगा, वो उसकी सिक्योरिटी हर्ट करेगी। सो दिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल कि जहां पर हमने प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है। और दूसरा ये है कि अब जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे कि आपने डेटा को एनोनिमाइज कर दिया, एनोनिमस कर दिया, यानी कि आपने उसको छुपा दिया, कुछ छुपाया। अब होता ये है कि चूंकि लार्ज डेटा तो डिफरेंट जगह पर अवेलेबल होता है। अब वो जो जो लोग बड़े तेज होते हैं, हैकर्स टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं ठीक है यहाँ पर तो हमें नजर नहीं आ रहा था, वो किसी और डेटा सेट पे जाके देखते हैं। सपोज मैंने अपना नाम यहाँ छुपाया हुआ है और लेकिन मैं कहीं और भी मैं कहीं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो वहां मेरी बाकी फीचर्स को देख के वो मुझे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये बंदा ये है और ये यही बंदा वहां पर भी है। तो इस तरह से ना वो डिफरेंट जगह से भी वो हंट कर लेते हैं। तो इवन दो कि हम उसमें रैंडमनेस क्रिएट करते हैं, लेकिन देर इज स्टिल चांस कि आपको आपको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये एक एग्जांपल थी। और दूसरी एग्जांपल मैंने भी बताई कि किस तरह से प्राइवेसी इंपॉर्टेंट हो गया नाउ अ डेज, या आपने डेटा कैसे प्रोटेक्ट करना है। इन ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें बहुत बहुत सेंसिटिव है। जी सर बिल्कुल इसी तरह। और आजकल मतलब क्योंकि AI हर तरफ ही है, सो वो आपसे, अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करने जाते हैं जो मतलब लार्ज नंबर ऑफ डेटा पे ट्रेन हो, तो वो आपसे पहले पूछ लेते हैं कि मतलब आप चाहते हैं कि नहीं कि जो आपके साथ हमारी कॉन्वर्जेशन हो या आप जो जिस तरह यूज़ कर रहे हैं, सो उसको हम अपने ट्रेनिंग के डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं। सो वो आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि इसमें प्राइवेसी कंसर्न आते हैं। फिर सो अगर आप अलो करेंगे तो फिर ही वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज उनके अगेंस्ट लासूट हो सकता है, केस हो सकता है। सो ये बड़ी अच्छी आपने एग्जाम्पल की थी। और सर उसका ना पूरा जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें पूरा एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं IT ऑडिट। वो ऑडिटर इस चीज को मॉनिटर करते हैं और इस प्राइवेसी को वो जरूर चेक करते हैं कि ये इसमें वैलिड है। तो ये मतलब पूरा पूरा ये एक लर्निंग वो है, डिसिप्लिन है प्राइवेसी के ऊपर। जी सर बिल्कुल इस तरह, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मतलब प्राइवेसी तो वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं होता। मतलब अगर मैं मतलब हमारे मुल्क की मैं यहाँ पे कहना नहीं चाह रहा, प्राइवेसी को देखा नहीं जाता, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो देखती हैं। और यहाँ पे इस टॉपिक को भी ऐड करने का यही मतलब था, मकसद था कि खाली मशीन लर्निंग के लाइफ साइकिल तो आपको वैसे भी ट्रेडिशनल जो कोर्सेज होते हैं यूट्यूब वगैरह पे, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सो यहाँ पे इसको ज़रा टच किया हमने कि इस पे भी पता लगे कि प्राइवेसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नहीं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखें अभी जो ओपन एआई, चैट जीपीटी की कंपनी कौन है, ओपन एआई, उस पे केसेस हुए हुए हैं। और ये प्राइवेसी इतना क्रिटिकल एरिया है कि ये जो यूएसए में फार्मेसी की कंपनीज होती हैं उसमें थोड़ा सा भी लीकेज हो जाए